पिछले वीडियो तक हमने आहारनाल के भाग है जो वो पूरे कर लिए। ठीक है, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, अब अपना जो अगला पॉइंट है वो है सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, पाचन तंत्र उसके दो भागों में बांटा था हमने। पहला भाग है वो तो था आहारनाल और दूसरा भाग है वो है सहायक ग्रंथियाँ। तो आहारनाल कंप्लीट हो गया। दूसरा भाग है वो है उसकी हेडिंग लगानी है पर दो सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ सहायक ग्रंथियाँ वो पहले पढ़ चुके हमने कि पाचन तंत्र में लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, ये तीन ग्रंथियाँ हैं वो सहायक ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हमें हेडिंग लगानी है सहायक ग्रंथियों में। 1 नंबर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये इनका नाम पहली है वो है अधोजिह्वा। पहली जोड़ी लार ग्रंथि है उसका नाम है अधोजिह्वा। दूसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि है उसका नाम है अधोजप। तीसरी जो लार ग्रंथि है वह है कर्णपूर्व। कर्णपूर्व। ठीक है, तो मनुष्य में ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो जो लार ग्रंथि है इस लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ को लार कहते हैं। नहीं, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है। लार स्रावित होती है। लार है, लार अम्लीय तरल होता है। लार अम्लीय। ठीक है, अम्लीय क्यों? क्योंकि इसकी पीएच है वो लगभग 6.4 से 6.8 के बीच होती है। ठीक है, लार की पीएच है वो 6.4 से 6.8 के बीच होती है। तो लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है और लार है वो अम्लीय तरल होता है। अम्लीय तरल होता है। ठीक है, अब लार के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो लार में होता है जल, टाइलिन। जल टाइलिन, इसको एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज या टाइलिन। जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख में शुरू कर देता है। ठीक है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज या टाइलिन। तो लार में जल है, इसके अलावा टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम। जल, टाइलिन, लाइसोजाइम। ठीक है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम कार्बोनेट आयन है ये पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड एवं
पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लार में जो एमाइलेज एंजाइम है, इसका कार्य आपको बताया था कि ये भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन है वो मुख में शुरू कर देता है। लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम है भोजन के साथ जो आए जीवाणु हैं उनको जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम का नाम है एमाइलेज। 2 नंबर हेडिंग लगानी अगली, यकृत ग्रंथि। 2 नंबर यकृत या लीवर, यकृत या लीवर। यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यह है मानव शरीर की, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब भ्रूण बनता है तो उसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो इन तीनों ही जनन स्तरों से जो अलग अलग अंग है उनका निर्माण होता है। तो यकृत है उसका निर्माण है वो एंडोडर्म जनन स्तर से होता है। ठीक है, यकृत का निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। यकृत का निर्माण होता है भ्रूण के एंडोडर्म से। ठीक है, अभी यकृत है इसका कहते हैं वजन। यकृत का वजन है वो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक। 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक। ठीक है, इसकी चौड़ाई, यकृत की चौड़ाई है वो होती है लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब देखो आगे समझो। जब हमने आहार नाल बनाई थी तो ये आहार नाल ग्रास नाल से पहले ग्रसिका, ग्रसिका से ग्रास नाल, फिर ये एक जे आकार के हिस्से में खुलती है। इस जे आकार के हिस्से को आमाशय कहते हैं। आमाशय फिर वो नीचे की ओर छोटी आंत में खुलता है और आमाशय के यहाँ पर ऊपर की ओर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को कहा जाता है यकृत ग्रंथि। तो ये हो गई यकृत ग्रंथि। ठीक है, अब ये यकृत ग्रंथि है, इसकी चौड़ाई वो लिखी हमने 15 से 22 सेंटीमीटर। इस यकृत ग्रंथि है इसके अंदर 2 पालियाँ होती है। एक तो होती है दाईं पाली और एक होती है बाईं पाली। ठीक है, यकृत है इसको 2 पालियों में विभक्त किया जाता है। ये एक तो हो जाएगी दाईं और ये हो जाएगी बाईं। ठीक है, तो यकृत है वो 2 पालियों के अंदर विभक्त रहता है, दाईं पाली और बाईं पाली। ठीक है, दाईं पाली है, दाईं पाली, उसके नीचे के स्तर पर यहाँ पर एक हरे रंग की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक हरे रंग की संरचना पाई जाती है। इस संरचना को पित्ताशय कहते हैं।
इस संरचना का नाम होता है पित्ताशय। ठीक है, तो दाई पाली है, उसके नीचे की सतह पर एक हरे रंग की संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है पित्ताशय। पित्ताशय है, इसके अंदर पित्त रस है वह संचित रहता है। पित्ताशय में पित्त रस संचित रहता है। पित्त है वो पीले हरे रंग का पदार्थ होता है जिसमें पित्त वर्णक और पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्ताशय हरे पीले रंग का एक पदार्थ होता है जिसके अंदर पित्त वर्णक और पित्त लवण पाए जाते हैं। यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला पदार्थ है वो कहलाता है पित्तरस, और पित्तरस है वो पित्ताशय के अंदर संग्रहित या संचित रहता है। ठीक है, यानी यकृत है, इससे पित्तरस बनेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइल जूस, बाइल जूस। यकृत हो गए, यकृत की दोनों पालियां हैं, इन पालियों से पित्तरस का निर्माण होगा और ये पित्तरस है वो पित्ताशय के अंदर संचित रहेगा। ठीक है, पित्ताशय से यह पित्तरस है वह जो आहारनाल का छोटी आंत का पहला भाग है ग्रहणी, उसके अंदर आ जाता है। चलो इस बाद इसमें आगे लिखना है। यहाँ से यकृत दो पालियों में बंटा होता है। यकृत दो पालियों में बंटा होता है। ठीक है, एक तो होती है दाईं पाली और दूसरी होती है बाईं पाली। दाईं पाली और बाईं पाली। दाईं पाली के निचले सतह पर एक हरे रंग की संरचना, पित्ताशय पाई जाती है। पित्ताशय में पित्त रस या बाइल जूस संचित रहता है। पित्तरस है ये किसमें संचित रहेगा? पित्ताशय में। और पित्तरस है इसके अंदर एक तो होता है पित्त वर्णक और एक होता है पित्त लवण। फिर आगे लिखना है, पित्त रस में पित्त वर्णक तथा पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त रस में पित्त वर्णक तथा पित्त लवण पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पित्त रस है, पित्त रस की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त रस की प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये यकृत, अब यकृत वो दो पालियों में बना हुआ है। इन पालियों से एक वाहिनी निकलती है। पालियों से क्या निकलती है? एक वाहिनी, जिन्हें बोलते हैं
यकृत वाहिनी। ठीक है, फिर यकृत वाहिनी है वो खुल जाती है पित्ताशय में। ठीक है, इन यकृत वाहिनी से पित्तरस है वो पित्ताशय में पहुंचता है। फिर यकृत वाहिनी है और ये यकृत वाहिनी इस पित्ताशय से निकलेगी पित्त वाहिनी। तो यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी ये आपस में दोनों मिल जाएंगी और यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी आपस में मिलकर एक पित्ताशय वाहिनी का निर्माण करती है। एक पित्ताशय वाहिनी, यकृत वाहिनी और ये पित्ताशय यकृत वाहिनी हो गई ये, और ये होगी पित्ताशय वाहिनी। ये दोनों मिलकर आपस में एक पित्तरस वाहिनी का निर्माण करेगी, पित्तरस वाहिनी का। और इस पित्तरस वाहिनी को डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई यकृत वाहिनी। यकृत वाहिनी ये पित्ताशय से निकलने वाली पित्ताशय वाहिनी, पित्ताशय वाहिनी यानी यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी दोनों आपस में मिलकर एक पित्त रस वाहिनी का निर्माण करती है। पित्ताशय वाहिनी प्लस यकृत वाहिनी, ये दोनों आपस में मिलकर पित्त रस वाहिनी का निर्माण करती है। और इस पित्त रस वाहिनी को ही डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। इसे कहा जाता है डक्टस कोलोडोकस। ठीक है, और ये जो पित्त रस वाहिनी है ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुल जाएगी, यानी यहाँ से जो पित्तरस है वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये पित्तरस फिर ग्रहणी में मिलकर भोजन का पाचन है वो शुरू कर देगा। तो ये पित्तरस वाहिनी है, पित्तरस वाहिनी, पित्तरस वाहिनी ग्रहणी में खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। आगे देखो यकृत की क्रियात्मक इकाई, यकृत की क्रियात्मक इकाई, यकृत की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है यकृत पालिकाओं को। यकृत की क्रियात्मक इकाई, यकृत की क्रियात्मक इकाई ये कहा जाता है यकृत पालिकाओं। यकृत की क्रियात्मक इकाई कहलाती है यकृत पालिकाएं। यानी पूरा यकृत है, इस यकृत का निर्माण इन यकृत पालिकाओं से होता है। यकृत पालिकाएं हैं ये बनी होती है यकृत कोशिकाओं से। यकृत पालिकाएं ये बनती हैं यकृत कोशिकाओं से। यकृत पालिकाएं ये बनती है यकृत कोशिकाओं से। ठीक है, और इन कोशिकाओं के बीच में कहीं कहीं पर छोटे छोटे सूक्ष्म अवकाश पाए जाते हैं। इन अवकाशों के अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। ठीक है, तो यकृत कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच बीच में, कोशिकाओं के बीच बीच में अवकाश यानी रिक्त स्थान है वो पाए जाते हैं। यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में अवकाश यानी रिक्त स्थान है वो पाए जाते हैं। इन स्थानों के अंदर सूक्ष्म कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को बोला जाता है कुफर कोशिकाएं। कुफर कोशिकाएं,
कुफर कोशिकाएं। इन कुफर कोशिकाओं को ही महाभक्षकाणु कोशिका भी कहा जाता है। महाभक्षकाणु कोशिका, जो कि जीवाणुओं का भक्षण करने के काम में आती है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट हो गया यकृत का। अब आगे हेडिंग लगानी है यकृत के कार्य। हेडिंग आ जाएगी यकृत के कार्य। यकृत के कार्य, यकृत का कार्य। यकृत का सबसे पहला कार्य हो गया पित्त रस का निर्माण करना। ठीक है, यकृत सबसे पहला कार्य क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस हमने पढ़ा था एक क्षारीय तरल होता है। ठीक है, और पित्त रस है, इसमें पित्त लवण और पित्त वर्णक ये पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त रस, यकृत का पहला कार्य पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस में पित्त वर्णक तथा पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त रस में पित्त वर्णक और पित्त वर्णक तथा पित्त लवण है, ये पाए जाते हैं। अब पित्त लवण है, इसमें यानी पित्त लवण, ये लिखा पित्त लवण। पित्त लवण में क्या क्या होते हैं? पहला होता है पदार्थ जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट पाए जाते हैं। टोरोकोलेट। ठीक है, पित्त रस, यकृत का मुख्य कार्य पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस है, इसमें पित्त वर्णक और पित्त लवण है। पित्त लवण है, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट है, ये पाए जाते हैं। फिर है पित्त वर्णक। ठीक है, पित्त वर्णक के अंदर मुख्यतः जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं, पहला पदार्थ है उसका नाम है बिलीवर्डिन और दूसरा पदार्थ है बिलीरुबिन। दूसरा पदार्थ मुख्य रूप से पाया जाता है बिलीरुबिन। पित्त वर्णक, इसमें अंदर मुख्य रूप से बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन पदार्थ है वो पाए जाते हैं, और ये पदार्थ है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। ठीक है, ये पदार्थ है वो मुख्य रूप से किसमें बनेंगे? हीमोग्लोबिन के विखंडन से दोनों पदार्थ है ये बनते हैं। पित्त रस है, पित्त रस वसा के पाचन का कार्य करता है। यानी पित्त रस है, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करना। ठीक है, यह भोजन को सड़ने से रोकता है और उसमें हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त रस का कार्य हो गया वसा का पाचन करना। इसके अलावा यह भोजन को सड़ने से रोकता है, भोजन को सड़ने से रोकता है तथा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करता है।